मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना कि जिस प्रकार मोती किनारे पर खुद चलकर नहीं आता, उसे पाने के लिए समंदर में उतरना पड़ता है, उसी प्रकार अगर हम लोगों को सफल होना है तो हम लोगों को मेहनत करनी ही पड़ेगी। सफलता खुद चलकर हमारे पास नहीं आएगी। अगर हमें सफल होना है तो निश्चित रूप से हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। इसी एनर्जी के साथ चलिए हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे कक्षा 6 एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल के बारे में, और भूगोल के अंतर्गत हम लोग अध्ययन अभी तक किए हैं लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3 का। आज के वीडियो में हम लोग लेसन 4 के बारे में अध्ययन करेंगे मित्रों। तो चलिए हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लोग लेसन 4 में आज अध्ययन करेंगे मानचित्र के बारे में। किसके बारे में? मानचित्र के बारे में, कि मानचित्र क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले मानचित्र क्या होते हैं हम लोगों को ये जान लेना है कि मानचित्र किसे कहते हैं। तो मानचित्र जब किसी बड़े भूभाग का या बड़े क्षेत्र का प्रतीकात्मक रूप में, किस रूप में? प्रतीक के रूप में हम किसी कागज या वस्तु पर एक खाका तैयार करते हैं, एक प्रतीकात्मक रूप में तो उसको तैयार करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। अर्थात जब हम किसी बड़े भूभाग या क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक रूप में किसी वस्तु या कागज पर प्रतिरूप तैयार करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। तो ये हम लोगों को याद किए रहना है। बहुत से मानचित्रों को जब एक साथ रख दिया जाता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? एटलस। जैसा कि हम लोगों ने अपने स्कूल में देखा होगा मित्रों, एटलस की बुक होती है। किस चीज़ की बुक होती है? एटलस की जो बुक होती है। क्योंकि एटलस की बुक क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के मानचित्र होते हैं, अलग प्रकार के अलग अलग कई मानचित्र होते हैं। अर्थात वो मानचित्रों की एक किताब ही होती है, मानचित्रों का एक समूह होता है। तो हम लोगों को यही देखना है कि एटलस किसे कहते हैं, कि जिसमें बहुत से, मतलब ऐसी बुक जिसमें बहुत से मानचित्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। अर्थात जब कई मानचित्रों को एक साथ रख लिया जाता है, मतलब एक साथ पिरो लिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। और क्या होता है? एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमानों से खींची गई मापें होती हैं। इसमें अलग अलग पैमाना है, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे कि छोटा पैमाना, बड़ा पैमाना, कैसा पैमाना है। तो उसके आगे हम लोग देखें पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां का मतलब जो प्रकृति प्रदत्त हैं, जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, नदियां हैं, महासागर हैं। कुल मिलाकर जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको दर्शाने के लिए हम लोग जिन मानचित्रों का प्रयोग करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक या उच्चावच मानचित्र। क्या कहते हैं? भौतिक या उच्चावच मानचित्र। इसको हम लोग फिजिकल मानचित्र भी कहते हैं। हम लोगों को ध्यान देना है। अर्थात जो प्राकृतिक जितने भी मतलब प्राकृतिक आकृतियाँ होती हैं, चाहे पर्वत हो, पठार हो, नाला हो, नाली हो, मतलब प्रकृति के द्वारा खाई हो, वन हो, कुछ भी दर्शाने के लिए हम लोग जिसका उपयोग करते हैं उस मानचित्र को क्या कहते हैं? प्राकृतिक या मतलब भौतिक, प्राकृतिक या उच्चावच, तीनों नामों से जाना जाता है। चाहे प्राकृतिक कहिए, चाहे भौतिक कहिए, चाहे उच्चावच मानचित्र कहिए। इंग्लिश में इसको फिजिकल मैप कहते हैं। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं जो स्पेशल किसी चीज़ को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे किसी मानचित्र, मान लीजिए भारत का मैप ले लिया, उसमें सड़क को ही दर्शाया जा रहा है। किसको दर्शाया जा रहा है? सड़क को दर्शाने के लिए। तो मतलब जिसमें स्पेशल किसी चीज़ को दर्शाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? थीमैटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे कहीं पर सड़क को दर्शा दिया गया है, कहीं पर वर्षा के वितरण को दर्शाया जा रहा है, कहाँ पर कम वर्षा होती है, कहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं पर वन तथा उद्योग को दर्शाया जा रहा है। मतलब कुछ भी जब स्पेशल किसी चीज़ को दर्शाया जाता है, कहीं पर आप एजुकेशन स्तर को दिखा रहे हैं कि किस राज्य में कितना एजुकेशन लेवल है, कहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं, कहाँ के लोग ज़्यादा हैं, कहीं पर जनसंख्या वितरण को दर्शा रहे हैं, कहीं पर सेक्स रेशियो को दर्शा रहे हैं। तो उस प्रकार के लिए जो मानचित्र उपयोग किया जाता है उसको हम लोग थीमैटिक मानचित्र कहते हैं। इसको हम लोगों को ध्यान देना है, पेपर में आ जाता है तो हम लोग ये नहीं नाम सुने रहते हैं थीमैटिक क्या है। तो थीमैटिक एक मानचित्र का प्रकार है जिसमें स्पेशल प्रकार के, मतलब किसी एक प्रकार के विवरण को दर्शाया जाता है। तो हम लोगों को ये ध्यान दिए रहना है कि थीमैटिक मानचित्र है। उसके बाद में मानचित्र के
तीन घटक होते हैं, हम लोगों को ये ध्यान देना है। कितने घटक होते हैं? तीन। दूरी होती है, दिशा और प्रतीक। तो हम लोगों को मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के तीन घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अर्थात मानचित्र बनाने के समय या बनाते समय दूरी का, दिशा का और प्रतीक का ध्यान रखा जाता है। कि दूरी मतलब पैमाना हम कैसे माने कि कितना मीटर या कितना सेंटीमीटर बराबर या कितने मिलीमीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा। दिशा दर्शाई जाती है किस दिशा की ओर है, और प्रतीक दर्शाया जाता है कि ये कौन सा प्रतीक है। मान लीजिए उसमें चूंकि हर जगह तो लिख नहीं पाएंगे ये क्या है, तो प्रतीक बना करके हम लोगों को ये जान ले रहना है कि ये मतलब इस प्रतीक से ये चीज़ होता है। तो ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा मैप होता है, किस प्रकार का, कैसे दिखता है। तो जैसे हम लोग ये देख रहे हैं, इसमें भारत का मैप बना हुआ है पहले वाले में। तो भारत के मैप में हम लोग देख रहे हैं, इसमें अलग अलग राज्यों को दर्शाया गया है कि राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जिसमें प्राकृतिक नहीं कृत्रिम, अर्थात प्रशासनिक दृष्टि से जब हम लोग किसी मतलब क्षेत्र का विभाजन कर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं राजनैतिक मानचित्र। क्या कहते हैं? राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। हम लोगों को ध्यान देना है, प्रशासन की दृष्टि से हम लोग उपयोग करते हैं इस मानचित्र को, और इंग्लिश में इसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप कहते हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है मित्रों कि जब प्रशासनिक दृष्टि से बात लेते हैं तो उसको राजनैतिक या पॉलिटिकल मैप कहते हैं, और जो प्राकृतिक कि मतलब पर्वत कहाँ पर है, कहाँ पर नदियाँ हैं, कहाँ पर पठार हैं, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। इस प्रकार के जितने मतलब प्रकृति के द्वारा डिसाइड किए हुए मतलब लोग चीज़ों को दर्शाने के लिए हम जिस मानचित्र का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र। क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र। और इसी का हम लोग भौतिक मानचित्र के अलावा इसका प्रयोग करते हैं प्राकृतिक मानचित्र भी कहते हैं। और प्राकृतिक के अलावा हम लोग इसका एक नाम और भी देखें, उच्चावच। क्या कहते हैं? उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। और उसके बाद में एक मानचित्र होता है जिसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें स्पेशल किसी चीज़ को दर्शाया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ये ऐसे ये मानचित्र को थीमैटिक मानचित्र। क्या कहते हैं? थीमैटिक मैप या थीमैटिक मानचित्र होता है। उसके बाद में एक मैप है जिसका हम लोग आजकल बहुत उपयोग करते हैं अपने स्थान को देखने के लिए, किसी भी चीज़ को क्लियर देखने के लिए। इसको हम लोग कहते हैं, ये इस प्रकार से दर्शाया गया है। भारत का मैप हम लोगों ने इसमें देखा है। इसको कहते हैं सैटेलाइट मैप। क्या कहते हैं? सैटेलाइट मैप। ये सैटेलाइट मानचित्र है, सैटेलाइट मैप। इसको हम लोग सैटेलाइट मतलब उपग्रह के द्वारा देखा जाता है। कैसे? उपग्रह के द्वारा सब क्लियरिटी रहती है। तो हम लोगों को ध्यान देना, ये विभिन्न प्रकार के मानचित्र थे जिसका हम लोगों ने देख लिया कि कैसे ये होते हैं और कैसे दिखते हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जो पॉलिटिकल मानचित्र या राजनीतिक होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें प्रशासनिक दृष्टि से होता है। जो प्राकृतिक तौर पर बटे होते हैं उन मानचित्र को दर्शाने के लिए हम लोग भौतिक या प्राकृतिक या उच्चावच तीन नामों से जाने जाते हैं। और जो स्पेशल किसी चीज़ को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाते हैं उन लोग को हम थीमैटिक मैप या थीमैटिक मानचित्र कहते हैं। और आजकल हम लोग जिस मानचित्र का उपयोग करते हैं बहुत ज़्यादा, वो सैटेलाइट मैप है, उपग्रह के द्वारा देखा जाता है। तो हम लोगों को ध्यान दिए रहना है, विभिन्न प्रकार के मानचित्र हैं। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि बड़े स्थानों जैसे महाद्वीप है, महासागर है, या किसी बड़े देश या किसी भी देश को दर्शाने के लिए हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। कैसे पैमाने का? छोटे पैमाने का। अर्थात हमको ये मानना है कि जैसे हम यहाँ पर देखिए एग्जांपल हमने दिया है कि मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5000 किलोमीटर। ये हमें ध्यान देना है कितना? कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 किलोमीटर है। क्योंकि अगर हम बहुत बड़ा क्षेत्र, जैसे मान लीजिए हमारा लाखों या करोड़ों किलोमीटर कोई महासागर या महाद्वीप है, उसको अगर हम दर्शाने के लिए अगर ये डिसाइड कर लिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर अगर हम डिसाइड कर लिए कि 10 किलोमीटर, तब तो हमारा मानचित्र 5 किलोमीटर का मानचित्र ही हो जाएगा। तो इसलिए हमको ऐसे नहीं प्रयोग करना है। हमको बड़े स्थानों को दर्शाने के लिए छोटे पैमाने का उपयोग करना है। और छोटे स्थानों को दर्शाने के लिए हम लोग बड़े पैमाने का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि स्थान छोटा है तो बहुत ज़्यादा बड़ा हमारा मानचित्र नहीं होगा। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि जैसे किसी भी बड़े स्थान को अधिक दूरी को कवर करने के लिए हम छोटे मानचित्र मतलब छोटे पैमाने का उपयोग करेंगे, ताकि हमारा मानचित्र जो वो बहुत बड़ा ना हो। जब 1 सेंटीमीटर 10,000 किलोमीटर को कवर कर लेगा तो मानचित्र बहुत छोटा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, जिन प्रतीकों का संबंध अंतरराष्ट्रीय सहमति से होता है। कैसे होता है? जिन प्रतीकों का संबंध अंतरराष्ट्रीय सहमति से, अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रतीकों को मान्यता प्राप्त होती है कि विश्व में कहीं पर भी आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए जैसे ये आकृति बनी हुई है, तो इसका हम लोग पूरी दुनिया में कहीं जाएंगे अगर इसको मान्यता प्राप्त है तो इसको हम लोग जैसे पुल बोलते हैं,
तो पूरे दुनिया में कहीं भी अगर इस प्रकार की आप आकृति बना देंगे तो जो लोग देखेंगे वो उनको पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ की आकृति है, तो ये पुल की आकृति है। अर्थात जिन प्रतीकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है उन प्रतीकों को हम रूढ़ प्रतीक कहते हैं। जैसे देखिए हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कि ऐसा है, एक पाई है, उसके बाद में बिंदी है, फिर एक पाई है, फिर बिंदी है, एक पाई है, तो कहने का मतलब इस प्रकार की जब जहाँ पर भी आपको प्रतीक मिले आप समझ जाइए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पुल का प्रतीक मैंने बता दिया। और कुआं, मान लीजिए एक गोला मॉडल में हो गया, पूरा कवर कर लिए, इसको फिल कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, कुआं का मानचित्र। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसको सहमति मिली है उन प्रतीकों को रूढ़ प्रतीक कहते हैं। सामान्यतः हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रतीकों के रूप में रंगों को भी मान्यता दी गई। जैसे नीले, सामान्यतः नीले रंगों का प्रयोग जलाशयों के लिए किया जाता है। किसके लिए, तालाबों के लिए। अगर हम लोग कहीं पर दर्शाते हैं मैप में तो सामान्यतः कैसे वो करते हैं कि जलाशयों के लिए नीले रंग का प्रयोग करते हैं। भूरा रंग का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, पर्वतों को दर्शाने के लिए करते हैं। अगर रंगना है तो भूरे रंग का प्रयोग करेंगे पर्वतों को दर्शाने के लिए। पीले रंग का प्रयोग हम पठारों के लिए करते हैं। हरे रंग का प्रयोग हम लोग मैदानों के लिए करते हैं, क्योंकि साधारणतः मैदान हरे ही होते हैं। कि कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, जिसको हम लोग रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। कैसा चित्र, रेखा चित्र वाला मानचित्र। तो वो क्या होता है, रेखा चित्र मानचित्र होता है। इसमें हम लोग पैमाने का प्रयोग नहीं करते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। क्या कहलाता है, खाका। हम लोग अपने दैनिक यूजोन में यूज भी करते हैं कि किसी चीज़ का खाका तैयार करिए। मतलब इसका मतलब ये है कि उसका कोई निश्चित मानचित्र नहीं है, सिर्फ ये हम लोगों को देखना है कि वो दिखने में मतलब उसका आकार कैसा है, एक आंकड़ा पता चल जाता है। तो ऐसे जो आंकड़ा पता करने के लिए सामान्यतः छोटे क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र जो होता है उसको हम लोग खाका कहते हैं। होता है सिर्फ उसकी हमें एक आकृति देखनी रहती है ताकि हम उसके बारे में एक आंकड़ा पता चल जाए। तो चलिए हम लोग अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों। आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।